इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली कविता ब्रेक 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 के विश्लेषण में गोता लगाने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप इतने दुखी हों, इतना कुछ महसूस कर रहे हों कि उसे बयां करने के लिए आपके पास शब्द ही ना हो? बस यही सवाल इस कविता की आत्मा है। ये उस गहरे दुख की कहानी है जिसके लिए भाषा छोटी पड़ जाती है। तो इस कमाल की कविता को लिखा किसने है? इसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, जो विक्टोरियन एरा के सबसे बड़े कवियों में से एक माने जाते हैं। और ये कविता ब्रेक 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 1845 में छपी थी। माना जाता है कि उन्होंने ये कविता अपने बहुत ही प्यारे दोस्त आर्थर हालम की अचानक मृत्यु के बाद उनके शोक में लिखी थी। तो ये एक तरह का शोक गीत है, एक एलेजी। तो चलिए पहले स्टांजा से शुरू करते हैं। यहाँ पर टेनिसन एक बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास दिखाते हैं। बाहर समुंदर का शोर और अंदर कवि की खामोशी। कविता शुरू ही इन 3 शब्दों से होती है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। यहाँ शब्दों को दोहराया गया है और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आवाज है। ये उन लहरों की आवाज है जो बार बार बिना रुके चट्टानों से टकरा रही हैं। और जरा इस के की आवाज पर गौर कीजिए, ब्रेक। ये कितनी कठोर, कितनी हिंसक ध्वनि है ना? ये टूटने का एहसास कराती है। और ये लहरें टकरा कहाँ रही हैं? ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, यानी ए समुंदर, तेरे ठंडे स्लेटी पत्थरों पर। अब जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए, ठंडे, स्लेटी, पत्थर। ये शब्द सुनते ही मन में एक उदासी, एक वीरानी और एक सूनेपन का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कवि का दिल भी उन्हीं पत्थरों की तरह ठंडा और बेजान हो गया है। और फिर यहाँ आकर कविता का असली दर्द सामने आता है। कवि कहते हैं, काश काश कि मेरी जुबान उन ख्यालों को बोल पाती जो मेरे अंदर उठ रहे हैं। मतलब उनके अंदर दुख का एक तूफान चल रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से बेबस है। वो अपने दर्द को आवाज नहीं दे पा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे स्टैंजा पर। यहाँ टेनिसन एक बहुत ही कमाल की चीज करते हैं। वो कैमरा अपने अंदर से घुमाकर बाहर की दुनिया पर ले जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जो उनके दुख से बिल्कुल उलट, जिंदादिली और खुशियों से भरी है। वो एक मछुआरे के बच्चे को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ खेलते हुए चिल्ला रहा है। उसकी चीख में एक बेफिक्री है, एक मासूमियत है, एक जिंदादिली है। कवि उस खुशी को देखते तो हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि वो उस खुशी का हिस्सा नहीं है। वो उस दुनिया से बिल्कुल कर चुके हैं। फिर वो एक और तस्वीर देखते हैं, एक जवान नाविक की जो अपनी नाव में बैठे बैठे गाना गा रहा है। ये भी एक सहज खुशी है जिसे वो आसानी से एक्सप्रेस कर पा रहा है। ये दोनों तस्वीरें, बच्चे का चिल्लाना और नाविक का गाना, कवि के दुख को और भी गहरा कर देती हैं, क्योंकि ये उन्हें याद दिलाती हैं कि दुनिया चल रही है, दुनिया में खुशियां हैं, बस वो ही अकेले अपनी खामोशी में कैद हैं। ये स्लाइड इस कंट्रास्ट को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है दुनिया जहां मछुआरे का लड़का चिल्ला रहा है, नाविक लड़का गा रहा है, और दूसरी तरफ है हमारे कवि जो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। दुनिया की ये सारी आवाजें मिलकर उनकी खामोशी को और भी ज्यादा चुभने वाली बना देती हैं। अब हम आते हैं कविता के दिल पर, स्टैंजा 3। यहाँ आकर हमें पहली बार पता चलता है कि आखिर ये इतना गहरा दुख है किस बात का। ये कविता का सबसे इमोशनल हिस्सा है। कवि देखते हैं कि बड़े बड़े शानदार जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये जहाज इस बात का प्रतीक है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। जिंदगी, व्यापार, समय, सब कुछ अपनी रफ्तार से चलता रहता है, चाहे किसी की अपनी दुनिया में कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आया हो। दुनिया कवि के दुख से बेपरवाह है। और फिर ये 2 लाइनें आती हैं जिनमें कवि का सारा दर्द सिमट कर सामने आ जाता है। वो तरस रहे हैं किसके लिए? एक गायब हो चुके हाथ के स्पर्श के लिए, और एक ऐसी आवाज के लिए जो अब खामोश हो चुकी है। अब बिल्कुल साफ है, वो किसी ऐसे इंसान को याद कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो उसके हाथ का स्पर्श, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी के लिए तड़प रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं कविता के आखिरी स्टांजा की तरफ। यहाँ पर कविता एक पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन अब उस दुख की समझ और भी ज्यादा पक्की हो चुकी है। देखिए, फिर से वही लाइन, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। समंदर तब भी लहरें पटक रहा था और अब भी पटक रहा है। उसके लिए कुछ नहीं बदला, और शायद कवि के लिए भी कुछ नहीं बदला। उनका दुख भी उन लहरों की तरह ही लगातार है, जो बार बार आके टकराता है, कभी खत्म नहीं होता। और फिर ये आखिरी 2 लाइनें जो इस दुख पर एक अंतिम मोहर लगा देती हैं।
कभी कहते हैं, लेकिन एक मर चुके दिन की वो कोमल खूबसूरती, वो मेरे पास कभी वापस नहीं आएगी। वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि जो चला गया वो चला गया। वो खुशी भरे दिन, वो इंसान, वो यादें अब हमेशा के लिए अतीत का हिस्सा हैं। और ये एक दिल तोड़ देने वाली सच्चाई है। तो इस पूरी कविता से हम क्या सीखते हैं? इसके मुख्य विषय क्या हैं? पहला तो है दुख और यादों का स्वभाव। दूसरा, हमारी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में जो फर्क होता है वो दिखाया गया है। तीसरा, गहरे दुख को शब्दों में बयान न कर पाने की बेबसी। और सबसे जरूरी, ये कविता हमें बताती है कि कुछ नुकसान हमेशा के लिए होते हैं और बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। और अब ये सवाल आपके लिए है। आपकी ज़िंदगी में, आपके अतीत में ऐसी कौन सी यादें हैं जिन्हें आप टेंडर ग्रेस, एक कोमल खूबसूरती कह सकते हैं? वो पल जो अब नहीं है, लेकिन जिनकी याद आज भी आपके दिल को सुकून देती है। ज़रा सोचिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो और आप ऐसी ही और साहित्यिक रचनाओं को गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।